पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया है, मतलब वहां की बत्ती गुल हो गई है और हालात ये हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे ज्यादा हालत लाहौर में खराब है, जहां के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान को इमरान सरकार की कारगुजारियों की कीमत चुकानी पड़ रही है। 6-8 घंटे लाइट जो है गायब रहती है। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम बेइंतहा परेशान हैं। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, 12-1 बजे आते हैं ड्यूटी से थके हुए, फिर कत्ते से हम जल रहे होते हैं अपने आप को, हवा बच्चों को भी ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन बिजली नहीं होती। पाकिस्तान में ब्लैकआउट। LNG की किल्लत, मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब 25,000 और पैदावार 19,000 मेगावाट है। शहरों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली गुल, आफत फुल। कर्ज के पैसों पर पलने वाला पाकिस्तान इस वक्त अंधेरे में है। पाकिस्तान की बिजली गुल है। इमरान खान नियाजी की सरकार में लोगों को 16-16 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला समेत कई शहरों में बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि IMF के गुलामों, अमेरिका के कासा लेसो, हम तुम्हारी हुक्मरानी नहीं चाहते। तुमने इस पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, गरीब के लिए फाके किए, महंगाई की। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने वादा किया था कि वो लोगों को एक बेहतर जिंदगी देगी, तमाम सुविधाएं देगी, लेकिन इन 3 सालों में इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। महंगाई बढ़ती चली गई, कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया और अब तो बिजली भी चली गई है। पाकिस्तान की आम जनता गर्मी में बिना पंखे के रहने को मजबूर है, रात के अंधेरे में जिंदगी काटने को मजबूर है। बिजली संकट ऐसी कि गांवों में 9 घंटे और शहरों में 16 घंटे लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। अब मैं दर्जी का काम करता हूँ, मैं 500-700 का काम करने वाला, 3-3 हजार रुपए के बिल आ जाते हैं। वो कहाँ से हम अदा करें? और फिर अगर ऊपर से बिजली भी जा रही है तो नुकसान भी जा रही है। फिर आप ग्राहकों को क्या कहेंगे कि बिजली जहर है, वो लेट हो जाते हैं तो ग्राहक जो है ना। नहीं, वैसे UPS भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल मतलब इतनी महंगाई है, कैसे होगा? ना बैटरी जनरेटर भी यूज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बस शुक्र है अल्लाह के सारे पे जी रहे हैं। अल्लाह ताला जब तक चाह रहे हैं तो जिंदगी है, नहीं तो छोड़ा तो किसी काबिल नहीं है, किसी भी हुक्मरान ने। पाकिस्तान के लाहौर शहर में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कभी कभी 24 घंटे तक लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ता है। लेस्को यानी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बिजली उत्पादन में कमी के कारण लोड शेडिंग हो रही है, जबकि ग्रिड स्टेशनों पर बढ़ते दबाव के कारण बार बार फीडर ट्रिप का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि तारबेला बांध में पानी की कमी, पावर प्लांट में गैस और तेल की कमी की वजह से भी बिजली उत्पादन प्रभावित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली संकट की कमी को दूर करने के लिए विश्व बैंक से 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन भी लिया है, लेकिन वो इस लोन का सही इस्तेमाल करेगा, इस पर संशय है। अब डिबेट 2 चीजों पे है। एक तो यह है कि बिजली महंगी हो गई, दूसरा यह है कि बिजली है ही नहीं। कई जगहों पे लोड शेडिंग है बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर। तो कराची का जरा बताएं क्या हवाला, कराची के अंदर गर्मी भी ज्यादा है और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल आजकल वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समराबाद। बात यह है कि कराची का तो सिर्फ अगर बिजली का इशू हो तो वो तो बर्दाश्त कर ही रहे उस अजाब को, साथ में गैस की भी लोड शेडिंग है। आपको खास बात बताऊं कि कराची में मैक्सिमम लोग जो है वो नौकरी पेशा है, मुलाजिमी पेशा है। दोनों अफराद जो है, बीवी और मियाँ दोनों जो है वो नौकरी करके अपने
अपने लोगों का, अपने फैमिली का गुजारा चला रहे होते हैं। इसलिए होता है कि ना सुबह नाश्ते पे गैस होती है, ना रात को खाने पे गैस होती है। रात को यहाँ पर आपको कराची में गैस की लोड शेडिंग बड़ी आम मिलेगी। और बाकी रहा बिजली के, वो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि जी बिल्कुल फ्यूल भी महंगा होगा और बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी कहर बरपा रही है, पारा रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में बिजली गुल हो जाना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गई है। लेकिन इमरान खान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इमरान खामोश हैं और उनके वजीर मुंह चुराते फिर रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक PMLN नवाज ने इमरान पर करारा वार किया है। बिजली संकट के मुद्दे पर पूर्व PM नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने एक रैली की और इमरान खान को जमकर कोसा। कोयले के जरिए, गैस के जरिए, शमसी तवानाई के जरिए, विंड के जरिए, बगास के जरिए वो बिजली जो 2018 तक 14,000 मेगावाट इजाफा करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। आपको याद है कि 2013 में बल्कि 2017 तक 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, बिजली जाती थी, वापस नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को यह हिम्मत दी और उस शख्स ने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। फिर जब ये हुकूमत आई जिसको KPK के अवाम ने वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहां पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। जाहिर है एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के साथ जनता का आक्रोश भड़क उठा है। बिजली संकट ने महंगाई की मार से कराहती जनता को ऐसी चोट पहुंचाई है कि अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इमरान खान को कुर्सी से उतारने की कसम खा चुके हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इमरान खान को जनता की एक और क्रांति का सामना करना पड़े। पाकिस्तान की शह पर आतंक का खेल खेलने वाले तालिबान का ऑपरेशन 421 चरम पर है। एक एक कर तालिबान अफगानिस्तान के उन इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है जहां कभी अफगान आर्मी का वर्चस्व हुआ करता था। अपने सीक्रेट अड्डों और हथियारों के जखीरों की बदौलत तालिबान इतना मजबूत हो चुका है कि अब वो कंधार तक पहुंच गया है। मतलब साफ है कि अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत हो चुकी है। तालिबान का ऑपरेशन 421 अब कंधार तक पहुंचा तालिबान। आतंक की दस्तक से सनसनी। مردم نگرانی را دارند. فعلا اوضاع اینقدر خراب است که حتی برای ما همین کار اینقدر رشبند است که خلال کار نمیتونیم. दुकानदारों هم भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में धीरे धीरे आतंक का साम्राज्य विस्तार होता जा रहा है। पाकिस्तान की शह पर आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों पर काबिज होता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके अफगान आर्मी पर धावा बोल रहे हैं। कई जगहों पर तो तालिबान इतना मजबूत हो चुका है कि अफगानिस्तान की सेना सरेंडर कर अपने पोस्ट खाली कर रही है।
अफगानिस्तान की सेना को देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में शिकस्त का सामना भी करना पड़ रहा है। 2001 में अमेरिकी सेना ने तालिबान को हराकर पूरे इलाके में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन इस साल अप्रैल में अमेरिका की तरफ से अंतहीन युद्ध की समाप्ति की घोषणा के बाद तालिबान ने एक बार फिर अपनी सक्रियता अफगानिस्तान में बढ़ा दी है और यही वजह है कि अफगानिस्तान के 1/3 जिलों पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालांकि अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ के दौरान कट्टरपंथी तालिबान के 143 आतंकियों को मार गिराया गया है। नंगरहार, कंधार, हेरात, घोर, फराह, समांगन, हेलमंद, बदख्शां और काबुल प्रांत में सेना ने तालिबान के सामने कड़ी चुनौती पेश की। कई इलाकों में तो अफगान आर्मी ने जमीन के नीचे धमाके के लिए रखे गए आईडी को खोजकर निष्क्रिय भी किया है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी तालिबान की कारगुजारियों में कमी नहीं आई है। Most of the time we don't rely on all of this, we just rely on Allah. हथियारों का ये जखीरा देखिए, इसमें रॉकेट लॉन्चर हैं, अत्याधुनिक राइफल हैं, गोला बारूद है। इन्हीं हथियारों के दम पर तालिबान अफगानिस्तान में अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और लगता है कि बहुत जल्द तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। अफगानिस्तान के 421 जिलों में से तालिबान ने करीब 140 जिलों पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, तालिबान ने कंधार प्रांत के पंजवई पर भी सफेद झंडा फहरा दिया है। उत्तरी अफगानिस्तान में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और यहाँ अफगान सैनिक मोर्चा छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत से सैकड़ों की संख्या में अफगान सैनिक सीमा पार करके ताजिकिस्तान चले गए हैं। तालिबान इस पंजवाई डिस्ट्रिक्ट को बहुत समय से अपने रेडार पे लगाए हुए था और इसकी अहमियत इस बात से है कि कंधार पूरे अफगानिस्तान के बीचों बीच और दक्षिण में है। इसका बॉर्डर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से लगता है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के पठान और कंधार के पठान, इनके बीच में आपसी रिश्तेदारियां हैं, एक ही भाषा है, एक ही कल्चर है और इस प्रोविंस के पकड़ में आने के बाद में तालिबान अब मजबूत हो गया है और अब इसको बीच में रखते हुए तालिबान पूरे अफगानिस्तान में फैलने की काबिलियत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता वो 50,000 अफगान सहयोगी हैं जो 20 साल तक उसकी मदद करते रहे। तालिबान ऐसे अफगान नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है, लिहाजा अमेरिका इन सभी को मध्य एशिया के 3 देशों में शरण दिलाने की कोशिश कर रहा है। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से इस मामले पर बातचीत चल रही है। जाहिर है अमेरिका अपने सहयोगियों को इस मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। अमेरिका पर नैतिक दबाव है कि वो अपने सहयोगियों की हिफाजत करे। लेकिन सवाल ये कि तालिबान मजबूत कैसे होता चला गया? क्या सिर्फ अमेरिकी सेना की वापसी से तालिबान ताकतवर हो गया या फिर अफगान आर्मी ने ढिलाई बरती? आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान को बिना लड़े ही कब्जा जमाने का मौका मिल गया। पिछले 3 दिनों में 10 जिलों पर तालिबान का कब्जा हुआ, जिनमें से 8 जिले बिना लड़े ही तालिबान के लिए छोड़ दिए गए। दरअसल अफगान आर्मी का मनोबल इतना गिर चुका है कि तालिबान एक एक कर किला फतह करता जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या अफगान नेशनल आर्मी के अंदर वो कुव्वत है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सके? देखने में तो लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी कहना कि पूरी तरह से अफगानिस्तान की आर्मी जो है खत्म हो गई है और उसका वजूद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोकल मिलिशियाज की मदद से और उनके साथ तालमेल बिठाकर ये तालिबान के साथ में एक आखिरी स्टैंड जरूर पेश करेंगे। इतनी आसानी से भी तालिबान को काबुल पर कब्जा नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान पर दूसरी बार तालिबान का कब्जा होने वाला है। ऐसा लगता है कि 11 सितंबर से पहले ही तालिबान का सफेद झंडा अफगानिस्तान में लहराने लगेगा। फिलहाल तालिबान ने कब्जा किए गए इलाकों में अपने नियम कायदों को भी लागू करना शुरू कर दिया है। तालिबान के फरमान के मुताबिक तालिबान ने महिलाओं को सख्त हिदायत दी है कि वो घर से बाहर अकेले ना निकले। पुरुषों को अनिवार्य रूप से दाढ़ी ना काटने को कहा गया है। तालिबान ने लड़कियों के लिए दहेज देने पर भी
नए नियम बनाए हैं। तालिबान ने बिना सबूत के मुकदमे चलाने शुरू कर दिए हैं। स्कूल, क्लिनिक वगैरह बंद कर दिए गए हैं। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अफगानिस्तान की सरकार क्या अपने आप को बचा पाएगी? मेरे को नहीं लगता कि अफगानिस्तान की सरकार जिस हिसाब से काम चल रहा है, अगर कोई करिश्माई कोई अंदाज नहीं पेश किया तो शायद हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हमें ये दुखद समाचार भी मिले कि काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना होता देख पाकिस्तान बहुत खुश है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने खतरनाक खेल को तेज कर दिया है। गृह युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान में पाकिस्तान अब जिहादियों की नई पौध तैयार करने के काम में जुट गया है। इजराइल के अखबार यरूशलम पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकियों को प्रशिक्षण, हथियार, धन और खुफिया सूचनाएं मुहैया करा रहा है। मतलब साफ है, अफगानिस्तान एक बार फिर 90 के दशक में चला जाएगा। एक बार फिर अफगानिस्तान आतंक की गिरफ्त में चला जाएगा। एक तरफ तालिबान ताकतवर होता जा रहा है तो दूसरी तरफ चीन अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी करता जा रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर है, लिहाजा चीन ने अफगानिस्तान के अशरफ गनी सरकार को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए रिझाना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन पेशावर से काबुल तक एक सड़क बनाना चाहता है और वो इसी सड़क के जरिए अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में लेने का सपना देख रहा है। अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को भी अलविदा कह दिया। ये वही एयरबेस है जहां से वो तालिबान पर हमले किया करता था। लेकिन अमेरिकी सेना की वतन वापसी के साथ ही उसके सबसे बड़े दुश्मन चीन ने एक खतरनाक चाल चल दी है। चीन की नजरें अब अफगानिस्तान पर टिक गई हैं। चीन अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के जरिए ड्रैगन अफगानिस्तान को अपने काबू में करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाकर चीन अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है और अगर वह ऐसा करता है तो अमेरिका की जगह वह ले लेगा और भारत को इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों अरबों डॉलर का निवेश किया है। अफगानिस्तान में जारी गृह युद्ध का फायदा उठाकर चीन उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए शी जिनपिंग एक रोड मैप भी तैयार कर चुके हैं। चीन अपने बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा कहे जाने वाले सीपेक का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता है। अफगानिस्तान के अधिकारी भी चीन की इस परियोजना को अपने देश में शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान के पेशावर शहर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है। इस बारे में चीन और अफगान अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। काबुल और पेशावर के बीच रोड बनते ही अफगानिस्तान सीपेक का औपचारिक रूप से हिस्सा बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन ने इस बाबत पहले कभी कोशिश नहीं की। चीन ने पहले भी हाथ पांव मारे थे। चीन अपनी BRI परियोजना को काबुल तक बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल से हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार पर अमेरिका का दबदबा था, इसलिए ड्रैगन की दाल नहीं गल रही थी। मगर अब अमेरिकी सैनिकों की बगराम एयरबेस से वापसी के साथ ही चीन का अफगानिस्तान सरकार खुलकर स्वागत करने जा रही है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो संसाधन, ताकत और क्षमता के आधार पर उनकी सरकार को सैन्य सहायता दे सके। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकार किया था कि उनका देश अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान को उम्मीद है कि वो BRI प्रोजेक्ट के जरिए एशिया और अफ्रीका के 60 देशों के नेटवर्क के साथ जुड़ सकेगा। इससे चीन को फायदा ये होगा कि वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। साथ ही अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर भी काबिज हो जाएगा। चाइना चाहेगा किसी न किसी तरह से उनका इन्फ्लुएंस जैसे पाकिस्तान के अंदर है, उसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कुछ ना कुछ उनको भी अफगानिस्तान को
सी पैक के ज़रिए लिंक करके उनको सी पोर्ट, ग्वादर सी पोर्ट के एक्सेस दे दे, उनको कुछ लालच दे, उनकी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शी जिनपिंग पाकिस्तान की ही तरह अब अफगानिस्तान को भी अपनी कॉलोनी बनाना चाहते। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हमारे दो जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं इसकी हमने समीक्षा करी और आगे की तैयारी की रूपरेखा हम लोगों ने तय किया। एक तो आउटरीच कार्यक्रम है जिसमें कोरोना वॉरियर्स हमारे 2500 से भी ज़्यादा जो राजस्थान प्रदेश में बनाए गए हैं, ये घर घर जाकर के लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूछेंगे, कुशल क्षेम पूछेंगे और इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा करी और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, कल से पूरे राजस्थान के अंदर महंगाई के खिलाफ एक कार्यक्रम शुरू करा जा रहा है और इसके लिए महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSY, इंटक और सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के और कांग्रेस के साथी मिलकर के पूरे राजस्थान प्रदेश भर में कार्यक्रम करेंगे और ये 7 तारीख से कल से शुरू हो रहा है। इसके बारे में कल कैसे इसकी शुरुआत करी जाए और कहाँ पे किया जाए इसकी हम लोगों ने चर्चा करी। तो बहुत ही अच्छी बैठक रही, बड़े अच्छे सुझाव सब लोगों से मिले और सब लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी की योजना जो राजस्थान के अंदर कोरोना पीड़ित लोगों की योजना है उसकी सब लोगों ने बहुत तारीफ करी कि किस प्रकार से पूरे देश भर में कहीं पर भी इतनी मदद कोरोना पीड़ितों के लिए नहीं करी जा रही जो राजस्थान के अंदर करी जा रही। चाहे यहाँ पर जो बच्चे अनाथ हुए, चाहे हमारी जो माताएं बहनें विधवा हुई, चाहे जो और पीड़ित हों, सरकारी कर्मचारी हों, वो सभी लोगों के लिए इसमें पर्याप्त व्यवस्था है और उसकी मुख्यमंत्री जी की जो योजना है ये इसकी स्कीम की कॉपी भी सभी साथियों को दी गई ताकि इसको पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कैसे बेनिफिट दिया जा सके। और इसको हम साथ में जोड़ रहे हैं जो हमारे साथी आउटरीच कार्यक्रम के अंदर हमारे कोरोना वॉरियर्स घर घर जा रहे हैं, तो उसमें जो लोग इस स्कीम के लाभ से वंचित नहीं हो रहे हैं उनको कैसे हम लोग इस स्कीम से लाभान्वित करवा सके, इसके बारे में वहां पे चर्चा हुई और सब लोगों ने इस स्कीम की तारीफ करी। साथ ही साथ में सभी लोगों ने मिलकर के इस बात की भी निंदा करी कि राजस्थान के साथ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि केवल 70,000 वैक्सीन राजस्थान के अंदर पड़ी हैं और एक दिन के अंदर वो खत्म हो जाएंगी, तो आगे कैसे वैक्सीनेशन होगी। आप सब लोगों को मालूम है कि लगभग 8-9 दिन पहले राजस्थान ने 10.5 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर किया जो रिकॉर्ड था। तो जब राजस्थान की कैपेसिटी है 10.5 लाख वैक्सीन की, राजस्थान के अंदर लोग वैक्सीन करवाना चाहते हैं, तब जो है केंद्र सरकार यहाँ पर सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। यहाँ पे आज हमारे कई पदाधिकारियों ने इस बात को भी कहा कि राजस्थान के जो नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, तो भारत की सरकार राजस्थान के नागरिकों के साथ में सौतेला व्यवहार कैसे कर सकती है। भारत की सरकार ये कैसे इस चीज को अलग अलग कर सकती है कि कोई भाजपा शासित राज्य का नागरिक है तो कोई कांग्रेस शासित राज्य का नागरिक है। ये किस तरीके से भारत सरकार इसको किस तरीके से अलग अलग कर सकती है। तो इस बात के लिए भी तीव्र निंदा बहुत सारे लोगों ने किया कि केंद्र सरकार किस प्रकार से सौतेला व्यवहार राजस्थान के साथ में वैक्सीनेशन के लिए कर रही है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, उसके अंदर हम पैम्फलेट्स के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पहले ऑक्सीजन में, किस प्रकार से उससे पहले रेमडेसिविर के में और अब वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसको पूरे आंकड़े के साथ में हम पैम्फलेट बना करके हमारे आउटरीच कार्यक्रम का इसका हिस्सा बनाएंगे। साथ ही साथ में आउटरीच कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के योजना जो कोविड के प्रभावित लोगों की है उसको हम लोग डालेंगे। और तीसरा, हम लोगों को इस पैम्फलेट के अंदर हम उत्साहित करेंगे, हम प्रेरित करेंगे कि लोग वैक्सीनेशन कराएं और अलग अलग भ्रांतियां जो वैक्सीनेशन को लेकर के हैं उन भ्रांतियों के अंदर नहीं उसके अंदर फंसें। तो ये 3 चीजें इस पैम्फलेट के अंदर डाली जाएंगी और पैम्फलेट को बनाने के लिए कमेटी का गठन भी अध्यक्ष जी ने किया है और इन सब चीजों के ऊपर
आंकड़ों के साथ में पैम्फलेट्स बनाए जाएंगे, पैम्फलेट का गठन बनाया जाएगा जो सभी राजस्थान में सभी जगह के ऊपर हमारे आउटरीच कैंपेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सर, मुख्यमंत्री से शाम को मीटिंग है आपकी, किन मुद्दों पे बातचीत होगी? मंत्रिमंडल विस्तार, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पेंडिंग चल रहे हैं। देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जी से आज शाम को मुलाकात हुई है और आज की मीटिंग के अंदर जो हम लोगों ने जो चर्चा करी है उसकी बात हम लोग मुख्यमंत्री जी से करेंगे। ये बात सही है कि राजस्थान के अंदर कैबिनेट के अंदर रिक्त पद है, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, राजस्थान के अंदर हमारे जिला अध्यक्षों की भी और ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्तियां होनी है। तो इन सब की भी जाहिर बात है कि मुलाकात है तो उन सब की भी चर्चा होगी और हमारी कोशिश है कि सभी साथियों को साथ में लेकर के इसके ऊपर हम जल्द से जल्द हम लोग आप लोगों को बताएं। और ये वर्क इन प्रोग्रेस है और ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हम सब लोगों से बात कर रहे हैं और जल्द इसका नतीजा आएगा। कोई बात नहीं। आपने जितनी बार मुझसे पूछा है, काश उतनी बार भाजपा से पूछते कि कल जाकर के अब उनकी मंत्रिमंडल क्यों विस्तार हो रहा है। इतने सालों से बेचारों को, कई लोगों को कांग्रेस से लेकर के वहां पर लेकर के सूखने डाला हुआ था, अभी तक के तो किया नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये सबकी सब चीजों का अपना अपना समय होता है और वो समय के अनुसार निर्णय होते हैं। अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी होंगे, आपके भी आएंगे अच्छे दिन, उनके भी आएंगे। धन्यवाद। हैं? आप जो है कांग्रेस ही आपको नजर आती है। आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा नजर नहीं आती, कर्नाटक के अंदर भाजपा नजर नहीं आती, त्रिपुरा में भाजपा नजर नहीं आती, वेस्ट बंगाल में भाजपा नजर नहीं आती। जो है हर समय के ऊपर, हर राज्य के अंदर, हर पार्टी के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, परिवार है। कब ऐसा होता है, कब ऐसा हुआ है कि जबकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी राज्य के अंदर आपस के अंदर जो है अलग अलग सोच ना हो? मुझे एक राज्य बता दीजिए और एक पार्टी बता दीजिए, क्या भाजपा के अंदर नहीं है? तो हम लोग सब लोग मिल करके हमारी कोशिश है कि सब लोगों की रजामंदी करके अच्छा निर्णय हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछले 1-1.5 वर्ष में जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से राजस्थान का एक सफल उदाहरण पूरे देश में दिया है, पूरे दुनिया के अंदर राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना को जिस तरीके से टैकल किया है, वो अपने आप में एक मिसाल बना है। और हमें इस बात का गर्व है, एज ए कांग्रेसमैन गर्व है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। समाधान हो जाएगा 2021 में सर, 2021 में हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर केंद्र की गलत नीतियों का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा है कि विरोध करेंगे, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और कल से कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। तो ये बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कही है। News Network, News 18 Network.